संविधान संशोधन भाग 20 और अनुच्छेद 368 संविधान के संशोधन के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी कि संविधान के संशोधन को लेकर के संविधान को अलग अलग तरीके से बांटा जाता है। एक है लचीला संविधान, एक है कठोर संविधान। ये हम लोगों ने शुरू में वेरी फर्स्ट लेक्चर, जब शुरुआती लेक्चर थे, इंट्रोडक्शन के लेक्चर थे, तब हम लोगों ने चर्चा की थी कि लचीला संविधान होता है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, कठोर संविधान होता है दृढ़ या कठोर संविधान। हिंदी में कई अनुवाद किए जा सकते हैं, इंग्लिश में एक ही शब्द है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को कब लचीला कहते हैं, कब कठोर कहते हैं? संविधान को लचीला संविधान तब कहते हैं जब संविधान संशोधन की प्रक्रिया अत्यंत सरल हो। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अत्यंत सरल हो, संविधान बदलना या संविधान में संशोधन की प्रक्रिया सरल हो। जैसा ब्रिटेन का संविधान विश्व का सबसे लचीला संविधान है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में संविधान संशोधन करने की कोई अलग प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। ब्रिटेन में जैसे कानून बनते हैं वैसे ही संविधान संशोधन किया जाता है। संविधान संशोधन के लिए कोई अलग से प्रक्रिया अपनाई नहीं गई है। तो संविधान संशोधन करना और कानून बनाना दोनों एक ही प्रक्रिया के तहत होता है। बस संसद को यह बताना होता है कि क्या कर रही है, संविधान संशोधन कर रही है या कानून बना रही है। तो ब्रिटेन में संविधान संशोधन करना बेहद सरल है, क्योंकि कानून सरल तरीके से बनता है, साधारण बहुमत से बनता है, और साधारण बहुमत संसदीय प्रक्रिया का सबसे सरलतम रूप है, सबसे आसान रूप है। तो ब्रिटेन में संविधान संशोधन करना सबसे आसान है, क्योंकि जैसे कानून बनते हैं वैसे ही संविधान संशोधन किया जाता है। संविधान संशोधन का दूसरा रूप है कठोर, दृढ़, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन उसे कहते हैं जब संशोधन की प्रक्रिया अत्यंत जटिल हो। जैसे अमेरिका, जब संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल हो, अत्यंत कठोर हो, तो ऐसे संविधान संशोधन को कठोर संविधान, ऐसे संविधान को कठोर संविधान कहते हैं। जैसे अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे कठोर संविधान है। क्यों? क्योंकि अमेरिका की कांग्रेस, वहां की विधायिका है कांग्रेस, अमेरिका की कांग्रेस संविधान में संशोधन तब तक नहीं कर सकती जब तक कि 3/4 राज्यों का समर्थन, 3/4 राज्यों का साथ उसे न मिल जाए। तो जब 3/4 राज्य भी समर्थन कर दें तभी अमेरिका के संविधान में संशोधन हो सकता है। तो अमेरिका का संविधान सबसे कठोर संविधान माना जाता है, क्योंकि संविधान संशोधन करने का तरीका सबसे कठोर है। अब आते हैं भारत की बात करते हैं। भारत का संविधान लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण माना जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी का मिश्रण माना जाता है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने के लचीले और कठोर दोनों तरीकों का वर्णन है। लचीला तरीका भी है और सबसे कठोर तरीका भी है। कैसे लचीला तरीका है, हम लोग अभी उन प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। संविधान में परिवर्तन का एक तरीका तो ऐसा है कि संविधान में परिवर्तन हो जाता है और उसे संविधान संशोधन नहीं कहा जाता, अर्थात ब्रिटेन की तरीके से साधारण बहुमत की तरीके से संविधान में कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। दूसरा, संविधान संशोधन करने की एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई गई है जो आर्टिकल 368 में लिखी गई है, और संविधान इन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इसमें दो प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है, एक बेहद कठोर प्रक्रिया है, एक कम कठोर प्रक्रिया है। इस तरीके से भारतीय संविधान में संशोधन करने के भिन्न भिन्न तरीके अपनाए गए हैं। इसलिए भारतीय संविधान को हम लचीलेपन और कठोरता दोनों का मिश्रण कहते हैं। ऐसा किया क्यों गया? दोनों विशेषताओं को क्यों अपनाया गया? दोनों विशेषताओं को इसलिए अपनाया गया, अभी सारी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, अभी इसकी समरी पढ़ लेते हैं फिर विशेषताएं पढ़ते हैं। दोनों विशेषताओं को इसलिए अपनाया गया क्योंकि पंडित नेहरू ने संविधान सभा में कहा कि हम संविधान को जितना कठोर बनाना चाहें हम बना सकते हैं और जितना लचीला बनाना चाहें हम बना सकते हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम संविधान को इतना भी लचीला न बना दें कि आगे काम करने वाली सरकारें संविधान संशोधन का दुरुपयोग कर सकें और मनमाने तरीके से संशोधन कर सकें। ये भी तो ध्यान रखना होगा कि पता चला कि राजनीति में गिरावट आ गई और गलत विचारधारा के लोग सत्ता में आ ही जाते हैं, जनता समर्थन कर ही देती है, फ्री जाति धर्म इन सब के आधार पर। तो ऐसी दशा में अगर गलत लोग सत्ता में आ गए तो गलत तरीके से संविधान संशोधन कर देंगे, इसका देश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो पंडित नेहरू ने कहा कि हमें यह भी देखना होगा कि भविष्य में कार्य करने वाली सरकारें संविधान में मनमाने तरीके से संशोधन न कर सकें, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हम संविधान को इतना कठोर न बना दें, हम संविधान को इतना कठोर न बना दें जिससे कि भविष्य में अगर कोई आवश्यक संशोधन भी करना है, जरूरी संशोधन करना है, तो संसद वो भी न कर पाए। तो हमें एक बीच का रास्ता अपनाना होगा। हम संविधान को बहुत लचीला भी नहीं बना सकते कि उसका दुरुपयोग हो सके, हम संविधान को बहुत कठोर भी नहीं बना सकते कि सरकारें आवश्यक संशोधन करने से भी वंचित हो जाए। इसलिए एक बीच का रास्ता अपनाना होगा, मध्य मार्ग अपनाना होगा। तो यहाँ भी मध्य मार्गी दृष्टिकोण अपनाया गया, यानी अतिवादिता से बचा गया, एक्सट्रीमिस्ट थॉट अपनाने से बचा गया और संविधान को लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण बना दिया गया। अब कैसे लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण है, संविधान संशोधन के कौन कौन से तरीके हैं, हम लोग इसको पढ़ते हैं तो ये बात समझ में आएगी। पहले लिखो थोड़ा सा हेडिंग लिखो, भारतीय संविधान लचीलेपन एवं कठोरता का मिश्रण। हेडिंग है भारतीय संविधान कोलन, भारतीय संविधान, इसके बाद कोलन मतलब ऊपर नीचे दो बिंदियां रखते हो ना, कोलन कहते हैं इसको। भारतीय संविधान कोलन लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण, लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण। अब लिखो, इसमें लिखो
भारतीय संविधान लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण माना जाता है। ये परिभाषाएं ऊपर लिखा दी हैं, इसलिए इसको लिखा नहीं रहे, ये तो आप जो बोर्ड पर लिखते हैं वो आप लिख ही लेते हो। भारतीय संविधान लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण माना जाता है। इस प्रकार भारतीय संविधान न तो ब्रिटेन की भांति अत्यधिक लचीला है, न तो ब्रिटेन की भांति अत्यधिक लचीला है, और न ही अमेरिका की भांति अत्यधिक कठोर, और न ही अमेरिका की भांति अत्यधिक कठोर कठोर न तो ब्रिटेन की भांति अत्यधिक लचीला है और न ही अमेरिका की भांति अत्यधिक कठोर। संविधान संशोधन करने के लिए एक मध्यमार्गी दृष्टिकोण अपनाया गया है। एक मध्यमार्गी दृष्टिकोण अपनाया गया है जिसमें दोनों का उचित मिश्रण किया गया है। जिसमें दोनों का उचित मिश्रण किया गया है। पंडित नेहरू ने संविधान सभा में कहा कि हम संविधान को इतना लचीला नहीं बनाना चाहते, सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखो, हम संविधान को इतना लचीला नहीं बनाना चाहते जिससे भविष्य की सरकारें संविधान में मनमाने तरीके से संशोधन कर सकें। और हम संविधान को इतना कठोर भी नहीं बनाना चाहते जिससे भविष्य में सरकारें आवश्यक संशोधन करने से वंचित हो जाएं। अतः संशोधन करने के लिए दोनों के मध्य उपयुक्त समन्वय अपनाया गया है। अब कैसे होता है? आर्टिकल 368 बताता है संविधान संशोधन के लिए कि अगर हमें संशोधन करना है तो संशोधन करने का मतलब है कि कुछ भी ऐड किया जा सकता है, इसमें एडिशन किया जा सकता है, यानी कुछ भी जोड़ा जा सकता है। संविधान में कुछ भी ऐड किया जा सकता है, एडिशन किया जा सकता है, परिवर्धन कहते हैं, परिवर्धन कर सकते हैं हम कुछ भी वेरिएशन ला सकते हैं, कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं संविधान में, और हम कुछ भी रिपील कर सकते हैं, निरसन, यानी हम खत्म कर सकते हैं, किसी चीज को समाप्त कर सकते हैं। तो संविधान में कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं। संशोधन करने में हम क्या क्या कर सकते हैं? हम संविधान में कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं। हम संविधान से कुछ भी हटा सकते हैं, रिपील करना, निरसन मतलब समाप्त, हटाना, ओमिट कर देना, बाहर कर देना। हम संविधान से कुछ भी हटा सकते हैं, कुछ भी समाप्त कर सकते हैं, रिपील। और परिवर्तन, यानी जो उचित परिवर्तन है, हम संविधान में कोई भी परिवर्तन ला सकते हैं, कुछ भी जो लिखा है उसको बदल के कुछ और लिख सकते हैं, तमाम सारी बातें। तो ये सब हम लोग संविधान संशोधन के अंतर्गत कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अब जो संविधान में परिवर्तन है, संविधान में होने वाला परिवर्तन है, वो दो तरीके का है। एक तरीका यह है, संविधान में परिवर्तन करने के तरीके। पहला, जो अनुच्छेद 368 में वर्णित नहीं है। एक तरीका यह है संविधान में परिवर्तन लाने का कि उसे आर्टिकल 368 में लिखा ही नहीं गया है, उसे बताया ही नहीं गया है। दूसरा तरीका है जो अनुच्छेद 368 में वर्णित है। तो दो तरीके हैं संविधान में परिवर्तन करने के। एक तरीका है 368 में नहीं लिखा है, एक तरीका है 368 में लिखा है। जो तरीका 368 में नहीं लिखा है, इसे संविधान संशोधन की संज्ञा नहीं देते। जो तरीका 368 आर्टिकल में लिखा नहीं है लेकिन उससे संविधान में परिवर्तन लाया जाता है, उसे संविधान संशोधन की संज्ञा नहीं दी जाती। जो तरीका आर्टिकल 368 में लिखा है, उसे ही संविधान संशोधन की संज्ञा दी जाएगी।
इसे ही संविधान संशोधन की संज्ञा दी जाएगी। यानी दो तरीके से हम संविधान में संशोधन करते हैं। एक तरीका तो यह है कि संविधान में संशोधन कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन संशोधन करने के बाद भी नहीं कहते कि हमने संशोधन किया है। क्यों? क्योंकि ऐसे तरीके से संशोधन किया जाता है जो तरीका आर्टिकल 368 में लिखा नहीं है। और वो तरीका कौन सा है? वो तरीका है साधारण बहुमत द्वारा। साधारण बहुमत द्वारा, साधारण बहुमत द्वारा हम लोग चर्चा कर चुके हैं। साधारण बहुमत क्या होता है, सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है, सारे बहुमत पढ़ चुके हैं, हर तरीके के बहुमत पढ़ चुके हैं। साधारण बहुमत का आशय है कि सदन में जितने लोग उपस्थित हैं और वोटिंग में भाग ले रहे हैं उनके आधे से एक ज्यादा, तो सबसे सरल तरीका है परिवर्तन करने का। संविधान में बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जिनमें साधारण बहुमत से परिवर्तन लाया जाता है, इसलिए उसे संविधान संशोधन की संज्ञा नहीं दी जाती। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है नए राज्य का निर्माण, पढ़ा है, उसमें लिखा है कि इसको संविधान संशोधन की संज्ञा नहीं दी जाएगी। राज्य का नाम परिवर्तन, लिखा है कि इसे संविधान संशोधन की संज्ञा नहीं दी जाएगी, संसद प्रावधान करेगी। राज्यों में विधान परिषद, लिखा है वहां पर जहां विधान परिषद के बारे में पढ़ा है, विधान परिषद का सृजन व उत्सादन, किसी भी राज्य में विधान परिषद गठित करना और अगर है तो समाप्त कर देना। 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, नागरिकता इत्यादि। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की वृद्धि, याद करो, लिखा है मैंने, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की वृद्धि होती है तो आर्टिकल 124 में परिवर्तन आ जाता है, लेकिन उसे संविधान संशोधन की संज्ञा नहीं दी जाती। तो ये सारे परिवर्तन ऐसे हैं संविधान में जिससे संविधान में चेंज तो आता है, लेकिन हम ऐसे चेंज को अमेंडमेंट नहीं कहते, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहते। ये अमेंडमेंट है, ये एक तरीके का अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, संविधान का संशोधन नहीं है। संविधान में चेंज तो आ रहा है लेकिन हम इसे संविधान संशोधन नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 में लिखी गई प्रक्रिया का पालन करके नहीं किया गया है। यह प्रक्रिया साधारण बहुमत वाली आर्टिकल 368 में वर्णित नहीं है, तो इसलिए इसके माध्यम से जो चेंज आएंगे वो संविधान संशोधन नहीं कहलाएंगे। ये सारे प्रावधान इसके उदाहरण हैं। अब दूसरा तरीका है कि हम किन्हें संविधान संशोधन कहते हैं। तो संविधान संशोधन दो तरीके से किया जाता है। कौन सा दो तरीका है? पहला है विशेष बहुमत द्वारा। संविधान संशोधन के दो तरीके हैं, क्योंकि आर्टिकल 368 में दो तरीके बताए गए हैं, तो संविधान संशोधन के दो तरीके हैं। पहला तरीका है विशेष बहुमत के द्वारा और दूसरा तरीका है विशेष बहुमत द्वारा प्लस न्यूनतम आधे राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए, रेटिफिकेशन चाहिए, समर्थन चाहिए कम से कम आधे राज्यों का। अब इसका मतलब क्या है? तो पहला है विशेष बहुमत, यानी दो तरीके से संविधान में संशोधन होंगे। तो पहला है विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन। विशेष बहुमत का अर्थ क्या होता है? यहां विशेष बहुमत का अर्थ है दोहरा बहुमत। यहां विशेष बहुमत का अर्थ होता है दोहरा बहुमत। दोहरे बहुमत का मतलब होता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि संसद के कुल सदस्यों, संसद के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा, जो उस सदन के कुल सदस्यों के बहुमत से कम ना हो। दोहरा बहुमत, यही पढ़ा है हम लोगों ने, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं दोहरा बहुमत। तो दोहरे बहुमत का मतलब हो गया कि सदन में जितने सदस्य उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं उनके 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन के कुल बहुमत के द्वारा पारित होना चाहिए। तो विशेष बहुमत का मतलब हो गया प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों के, प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों के बहुमत प्लस उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। दोहरे बहुमत से विशेष बहुमत का आशय यहां दोहरा बहुमत है। दोहरे बहुमत का आशय है कि प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों के बहुमत यानी आधे से एक ज्यादा और उस सदन में जितने लोग मतदान में हिस्सा ले रहे हैं, बैठे हैं, मतदान में हिस्सा ले रहे हैं, उनके 2/3 बहुमत के द्वारा यह प्रस्ताव पारित होना चाहिए। तो जब इस दोहरे बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित होगा तो इस दोहरे बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित करने को विशेष बहुमत कहेंगे। तो यहां दोहरा बहुमत है, ये एक तरीके से विशेष बहुमत वाला दोहरा बहुमत है। अब जितने भी संविधान में संशोधन होते हैं, अधिकांश संशोधन इसी तरीके से होते हैं, विशेष बहुमत से होते हैं। क्योंकि किन किन बातों को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा और संविधान में परिवर्तन आएगा, ये बात संविधान में लिख दी गई है। जहां जैसे हमने आर्टिकल 3 पढ़ा तो उसमें आर्टिकल 4 में लिख दिया गया, आर्टिकल 169 पढ़ा तो वहां लिख दिया गया। अन्यथा जहां जहां संविधान में लिखा गया है कि संसद विधि द्वारा परिवर्तन कर सकती है, जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संसद कानून बना के बढ़ा सकती है। अब संख्या तो लिखी है संविधान में, आर्टिकल 124 में लिखी है। इसका मतलब है कि जब संसद न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाएगी तो 124 में परिवर्तन आएगा, लेकिन इसे संविधान संशोधन नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि संसद ने कानून बनाकर किया है। साधारण बहुमत क्या है? कानून बनाने की प्रक्रिया है, ये कानून बनाने की प्रक्रिया है।
तो जो कार्य कानून बनाने की प्रक्रिया का पालन करके किया जाता है और संविधान में चेंज लाया जाता है, उसको संविधान संशोधन की संज्ञा नहीं दी जाती। संविधान संशोधन की संज्ञा तभी दी जाएगी जब कम से कम विशेष बहुमत के द्वारा कोई संशोधन किया जाए। जैसे मूल अधिकार में संशोधन, नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन, फंडामेंटल ड्यूटीज मूल कर्तव्यों में संशोधन इत्यादि। इन सब में जो भी संशोधन होंगे वे संशोधन हमेशा विशेष बहुमत से किए जाएंगे। संविधान में जो किए जाने वाले मैक्सिमम संशोधन है वो विशेष बहुमत के द्वारा ही किए जाते हैं। यही सबसे प्रचलित तरीका है संविधान संशोधन करने का। लेकिन एक तरीका है जो बेहद कठोर है संविधान संशोधन करने का, और वो तरीका कौन सा है? वो है विशेष बहुमत के द्वारा। संसद विशेष बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित करेगी और कम से कम आधे राज्यों का उसे अनुसमर्थन हासिल हो। आधे राज्यों का अनुसमर्थन हासिल हो, इसका मतलब क्या है? अनुसमर्थन का मतलब क्या होता है? अनुसमर्थन का मतलब होता है कि कम से कम जो आधे राज्य हैं, राज्यों की विधानसभाओं द्वारा साधारण बहुमत से पारित होना। जब राज्यों की विधानसभाएं कम से कम साधारण बहुमत से पारित कर दें, राज्यों की विधानसभाएं साधारण बहुमत से पारित कर दें, तो माना जाएगा कि राज्यों ने अपना समर्थन दिया है। ये राज्यों का रेटिफिकेशन या अनुसमर्थन माना जाएगा। तो दूसरा जो संविधान संशोधन का तरीका है वो बेहद कठोर है, क्योंकि संसद विशेष बहुमत संविधान संशोधन संसद ही करेगी। जब संसद संविधान संशोधन करेगी, विशेष बहुमत से पारित कर देगी, तो उसे राज्यों के पास भेज दिया जाएगा। वर्तमान समय में 28 स्टेट हैं, 28 राज्य हैं। तो अगर वर्तमान समय में कोई संशोधन करना है ऐसा, तो 28 में से 14 राज्य, 50 न्यूनतम आधे का मतलब मिनिमम 50% का मतलब 28 का आधा 14 हो गया, 14 हो गया। तो जब कम से कम 14 राज्यों की विधानसभाएं इसे साधारण बहुमत से पारित कर देंगी, जब कम से कम 14 राज्यों की 14 राज्यों की विधानसभाएं इसे साधारण बहुमत से पारित कर देंगी, तभी संविधान संशोधन माना जाएगा। तो विशेष बहुमत के द्वारा संसद पारित करेगी, इसके बाद राज्यों के पास भेज दिया जाएगा। कम से कम 50% राज्य, यानी 28 हैं आज, तो 14 स्टेट जब अपनी विधानसभाओं से पारित कर देंगे, तभी संसद संविधान संशोधन कर सकती है। जैसे यहां पर कौन कौन से उदाहरण हैं, ये सारे के सारे उदाहरण आर्टिकल 368 में वर्णित हैं। एग्जाम्पल आर्टिकल 368 में वर्णित है, केवल इसी के एग्जाम्पल आर्टिकल 368 में वर्णित है। ये जो दूसरा तरीका है, सबसे कठोर तरीका है, केवल इसी के उदाहरण आर्टिकल 368 में वर्णित हैं, बाकी किसी के उदाहरण आर्टिकल 368 में वर्णित नहीं है। न तो साधारण बहुमत वाला, ये तो आर्टिकल 368 में लिखा ही नहीं है, इसके भी उदाहरण 368 में वर्णित नहीं है। किन तरीकों से कहाँ सबसे कठोर संशोधन हो सकता है, केवल वही तरीके आर्टिकल 368 में वर्णित किए गए हैं। कौन कौन से तरीके हैं, कहाँ संशोधन होगा? पहला आर्टिकल 54, 55, 73, 162, 279A। अगर इन सब में कोई संशोधन करना है तो क्या क्या बातें हैं? आर्टिकल 54 और 55 क्या है? ये राष्ट्रपति का निर्वाचन है। 54 निर्वाचक मंडल है, 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है। 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। 279A जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी परिषद है। तो अगर इन अनुच्छेदों में कोई परिवर्तन करना है तो वो इस सबसे कठोर प्रक्रिया के माध्यम से होगा। दूसरा, अगर उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय से संबंधित कोई चेंजेस लाने हैं, तो अगर इससे संबंधित कोई चेंजेस लाने हैं, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, वहां पर जहां जहां लिखा है कि संसद कानून बना करके प्रावधान कर देगी, उनको छोड़ करके, यानी संविधान का भाग 5 का अध्याय 4 और भाग 6 का अध्याय 5, भाग 5 का अध्याय 4 और भाग 6 का अध्याय 5, इनमें जो संशोधन होंगे वो सबसे कठोर तरीके से होंगे। तीसरा, भाग 11 का अध्याय 1। भाग 11 का अध्याय 1 क्या है बताओ? यह है संघ राज्य का विधायी संबंध, संघ राज्यों का विधायी संबंध। ये भाग 11 का अध्याय 1 है। और आगे लिखता हूं नेक्स्ट पेज पर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय वाला भाग 5 का अध्याय 4 और भाग 6 का अध्याय 5, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में। भाग 11 का अध्याय 1 और चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची में कोई चेंज लाना है। चौथी अनुसूची क्या है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, स्थानों का बंटवारा। 7वीं अनुसूची में अगर कोई परिवर्तन लाना है, 7वीं अनुसूची क्या है? संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण। और छठा, अगर अनुच्छेद 368 में कोई परिवर्तन लाना है, आर्टिकल 368 को बदलना है, अनुच्छेद 368 में कोई चेंज लाना है, तो ये सबसे कठोर तरीके से होगा। तो इतने परिवर्तन जो हमने यहां लिख दिए, इतने परिवर्तन आर्टिकल 368 के माध्यम, आर्टिकल 368 की सबसे कठोर प्रक्रिया का उपयोग करके किए जाएंगे। यानी संसद संविधान संशोधन करेगी तो उसे कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं का समर्थन भी चाहिए। इसको छोड़ करके जो हमने अभी ये थर्ड पार्ट लिखा, इसको छोड़ करके संविधान में अगर कोई भी संशोधन करना है तो सब इस तरीके से होगा, विशेष बहुमत के द्वारा होगा।
उसको छोड़ के अगर संविधान में कोई संशोधन करना है, जितने तरीके एग्जाम्पल वहां लिख दिए हैं, वो आर्टिकल 368 में वर्णित है, जितने उदाहरण वहां लिख दिए हैं, उनको छोड़कर संविधान में किसी भी तरीके का चेंज लाना है तो विशेष बहुमत से लाया जाएगा। और अगर संविधान संशोधन नहीं कहा जाना है और संविधान में चेंज लाना है तो इस तरीके से होगा। तो भारतीय संविधान में, इसीलिए भारतीय संविधान को लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण कहा जाता है, क्योंकि संविधान में जो परिवर्तन के तरीके अपनाए गए हैं, जो परिवर्तन का स्वरूप अपनाया गया है, वो काफी बृहद है, काफी विशाल है। एक तरीका ऐसा है जिससे संविधान में चेंजेस आते रहते हैं, लेकिन उसको संविधान संशोधन की संज्ञा नहीं दी जाती। बाकी दो तरीके ऐसे हैं कि अगर उनके माध्यम से कोई चेंज लाया जाएगा तब उसी को संविधान संशोधन कहा जाएगा, और वो चेंज दो तरीके से लाए जा सकते हैं, विशेष बहुमत द्वारा यानी दोहरा बहुमत, और दूसरा विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों का समर्थन। तो ये तरीका हो गया, संविधान में परिवर्तन का तरीका हो गया, कैसे संविधान में संशोधन किया जा सकता है, या प्रक्रिया कह लो, वो प्रकार कह लो। अब संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अब इसमें कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं, पॉइंट में लिखाते चलते हैं और आपको एक्सप्लेन करते चलते हैं। तो लिखो, पहला पॉइंट लिखो इसमें, संविधान संशोधन की प्रक्रिया में लिखो पहला पॉइंट, संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को है। संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को है। दूसरा पॉइंट लिखो, जब संविधान संशोधन करना होगा तो कानून बनाना होगा, अधिनियम बनाना होगा, तो विधेयक पेश करना होगा। दूसरा पॉइंट लिखो, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक इस संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, इसका मतलब यह है कि लोकसभा राज्यसभा किसी में भी पेश किया जा सकता है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कुछ विधेयक ऐसे हैं जो केवल लोकसभा में पेश होते हैं। तो संविधान संशोधन विधेयक के साथ ऐसी कोई शर्त नहीं है, इसे कहीं भी पेश किया जा सकता है, लोकसभा राज्यसभा कहीं भी। अगला पॉइंट लिखो, संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व, संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनको पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत होती है। पढ़ा हम लोगों ने, जैसे धन विधेयक है, राज्यों का निर्माण करने वाला विधेयक है आदि। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक को संसद में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी नहीं है, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के पेश होगा। अगला पॉइंट लिखो, संविधान संशोधन के संबंध में, संविधान संशोधन के संबंध में दोनों सदनों को समान अधिकार दिए गए हैं। दोनों सदनों को समान अधिकार दिए गए हैं। अतः दोनों सदनों में मतभेद होने की दशा में, अतः दोनों सदनों में मतभेद होने की दशा में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। दोनों सदनों में मतभेद होने की दशा में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, जिससे जिससे एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना, जिससे एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना संविधान संशोधन विधेयक अलग अलग पारित किया जा सके। संविधान संशोधन विधेयक अलग अलग पारित किया जा सके। संविधान संशोधन विधेयक पर ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाता। जब हम लोगों ने ज्वाइंट सेशन लिखा था तब भी हम लोगों ने वहां लिखा था अपवाद में, संयुक्त अधिवेशन के अपवाद में, आर्टिकल 108 जब पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने अपवाद में लिखा था। क्यों नहीं बुलाया जा सकता ज्वाइंट सेशन? ज्वाइंट सेशन इसलिए नहीं बुलाया जा सकता क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि भाई ज्वाइंट सेशन में दोनों एक साथ मिलेंगे, तो राज्यसभा में 245 सदस्य और लोकसभा में 543 सदस्य, दुगने से ज्यादा। तो इसका मतलब है कि जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो लोकसभा के प्रभाव से वो पारित हो जाता है, सीधी सी बात है। और लोकसभा में जिस दल का बहुमत होगा उसके प्रभाव से पारित होने की संभावना अधिक रहेगी, संभावना यही रहेगी। लेकिन संविधान संशोधन ऐसा ना हो सके। संविधान संशोधन में दोनों सदन अलग अलग चर्चा करें, अलग अलग पारित करें, तभी संविधान संशोधन हो। किसी एक सदन के प्रभाव में आकर के संविधान संशोधन पारित ना हो, इसलिए यह तय किया गया कि संविधान संशोधन विधेयक को के लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। दोनों सदन अलग अलग चर्चा करेंगे और अलग अलग पारित करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जब संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होकर, जब संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति की अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, राष्ट्रपति की अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति इस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। तो राष्ट्रपति इस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा विधेयक है जिस पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है, बधा हुआ है, वो ना तो अनुमति रोक सकता है, ना पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। तो केवल और केवल एक विधेयक ऐसा है जिस पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है, और वह विधेयक है संविधान संशोधन विधेयक। तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। ब्रैकेट में लिखो, यह प्रावधान 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी नहीं था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। यह प्रावधान 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया है। तो यह हो गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में। अब संविधान संशोधन के बाद हम लोग मूल अधिकारों में संशोधन के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि मूल अधिकारों में संशोधन हमेशा विवाद में रहा है। तो मूल अधिकारों में संशोधन की स्थिति क्या है, या हम इसको कह सकते हैं कि आधारभूत ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा का विकास। इसका अर्थ है कि हम लोग आधारभूत ढांचा पढ़ने जा रहे हैं।
बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट जन्मा है, हम लोगों ने पढ़ा कि न्यायालय ने संविधान की किसी विशेषता को बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर रखा है, जैसे पंथ निरपेक्षता है, लोकतंत्र है, समता का अधिकार है, विधि का शासन है, न्याय का प्राकृतिक नियम है, न्यायालय की निष्पक्षता है, स्वतंत्रता है। ये सब आधारभूत ढांचे घोषित कर रखे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर घोषित कर रखा है। तो बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, कैसे बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, और बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट के डेवलप होने के पीछे की जो कहानी है वह मूलाधिकारों में संशोधन का विवाद है। तो इसलिए हम लोग इन दोनों चीजों को यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इस डिस्कशन की कि मूलाधिकारों में जो संशोधन है वो शुरू से विवादों में रहा, और केवल एक मूलाधिकार में संशोधन को लेकर के विवाद हुए। सारे ये जितने भी विवाद हम लोग पढ़ रहे हैं वो केवल एक मूलाधिकार को लेकर के है, और वह है राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। क्योंकि स्वतंत्रता के बाद भी जमींदारी प्रथा लागू थी हमारे देश में, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जमींदारी के उन्मूलन की बात नहीं की गई, क्योंकि एक नया फ्रंट नहीं खोलना चाहते थे हमारे जो संविधान निर्माता थे या जो स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे। वो चाहते थे कि पहले आज़ादी मिले, फिर बाद में सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। तो स्वतंत्रता के पहले जमींदारी खत्म करने की बात नहीं की गई। इससे जमींदारों का समर्थन भी स्वतंत्रता आंदोलन में थोड़ा बहुत मिला, प्रत्यक्ष या परोक्ष तरीके से। लेकिन जब स्वतंत्रता मिल गई तो ये तय हुआ कि भाई जमींदारी खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि शोषण का साधन है, अन्याय का साधन है जमींदारी। लोगों ने अकूत संपत्तियां अंग्रेजों की मदद से अर्जित कर रखी थी, तो किसी के पास अकूत संपत्ति भी नहीं हो सकती। संपत्ति एक सीमा में होनी चाहिए जिससे सब के लिए उसका उपयोग हो सके, न्यायपूर्ण वितरण हो सके। तो ये तमाम छोटी छोटी बातें थी जिसको लेकर के कानून बनने लगे। जैसे राज्य जो संपत्ति का वितरण करने का दायित्व सौंपा गया, राज्यों को सौंपा गया, क्योंकि भूमि राज्य सूची का विषय है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, पढ़ा हम लोगों ने भूमि सुधार में। तो राज्यों ने कानून बनाने शुरू किए। जब राज्यों ने कानून बनाने शुरू किए तो उन कानूनों को न्यायालय में चुनौती दी जाने लगी। क्यों? क्योंकि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार हुआ करता था, और भूमि सुधार कानून बना करके राज्य लोगों की संपत्तियां छीन रहा था, क्योंकि जमींदारी खत्म कर रहा था। अधिकतम सीमा कानून बना करके ये तय कर दे रहा था कि कोई व्यक्ति इससे ज्यादा जमीन अपने पास नहीं रख सकता। तो संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट था, और जब राज्य ने भूमि सुधार करने के लिए संपत्ति के अधिकार को रेगुलेट करना शुरू किया, नियंत्रित करना शुरू किया, तो मुकदमेबाजी शुरू हो गई। अलग अलग राज्यों के उच्च न्यायालयों ने अलग अलग फैसले देने शुरू किए। कुछ राज्यों के न्यायालय ने कहा कि भाई संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है, इसलिए बिल्कुल उल्लंघन नहीं किया जा सकता। कुछ राज्यों के उच्च न्यायालय ने कहा कि भाई भूमि सुधार जरूरी है, क्योंकि संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण होना जरूरी है, इसलिए संपत्ति के अधिकार को कानून बनाकर रेगुलेट किया जा सकता है, इसलिए राज्य सही है। कुछ ने कहा राज्य गलत है, कुछ ने कहा राज्य सही है। अब पूरे देश में असमंजस की स्थिति हो गई कि भाई भूमि सुधार का स्वरूप क्या हो। तो इसके लिए पहला संविधान संशोधन किया गया। इतना हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, भूमि सुधार वाले में हमने आपको लिखा दिया है, आर्टिकल 31 में इतना लिखा दिया है। पहला संविधान संशोधन किया गया, और उस पहले संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 31 क्लॉज ए, 31 क्लॉज बी, 9th शेड्यूल, ये सब जोड़े गए। ये सब लिख चुके हैं हम लोग, इतना पढ़ चुके हैं। मूलाधिकारों के बाद में रिवीजन कर रहे थे, उसको रिपीट कर रहे थे। तो जब पहला संविधान संशोधन किया गया तो पहले संविधान संशोधन ने जो राज्य के कार्य थे, यानी जमींदारी उन्मूलन, संपत्ति की अधिकतम सीमा तय करना, संपत्तियों का न्यायपूर्ण वितरण करना, संपत्ति का अधिग्रहण कर लेना, किसी की भूमि ले लेना, संपत्ति ले लेना, तो संपत्ति ले लेना, जमींदारी खत्म करना, अधिकतम सीमा तय करना संपत्ति के लिए, राज्यों ने ये जितने कदम उठाए, इन सारे कदमों को न्यायालय में चुनौती दी गई। इसलिए पहले संविधान संशोधन ने राज्यों के इन सारे कार्यों को वैध करार दे दिया, उचित करार दे दिया, जिससे कि पूरे देश में भूमि सुधार किया जा सके। जब पहले संविधान संशोधन ने राज्यों के इन सारे कार्यों को वैध करार दे दिया, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो संपत्ति का मूल अधिकार था, उस संपत्ति के मूल अधिकार पर अंकुश लग गया। संपत्ति के मूल अधिकार का, कुछ लोगों के संपत्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होने लगा, जिनकी जिनकी संपत्तियां ली जाने लगी, उनको लगा कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है और मेरे मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। नतीजा यह हुआ कि अब फिर से मुकदमेबाजी शुरू हो गई, और शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में पहले संविधान संशोधन को चुनौती दी गई। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में पहले संविधान संशोधन को चुनौती दी गई। पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया, और जैसे किया गया उसको तुरंत चुनौती दे दी गई। क्यों? क्योंकि वो संपत्ति के मूल अधिकार को सीमित कर रहा था कुछ लोगों के जो जमींदार थे, जिनके पास जरूरत से ज्यादा संपत्तियां थी, और राज्य सड़क बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए राज्य को अधिकार मिल गया कि वो लोगों की संपत्तियां ले सके। मुआवजा देगा, मुआवजा देकर लेगा, लेकिन मुआवजा देकर के संपत्तियां ले सकता था। तो जब ये सारे अधिकार मिल गए राज्य को, तो लोगों को लगा कि भाई ये तो हमारी मूलाधिकार का उल्लंघन है। तो जिन लोगों को लगा कि मूलाधिकार का उल्लंघन है, ज्यादातर जमींदार ही थे सारे के सारे, तो वो सब सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में पहले संविधान संशोधन को चुनौती दी गई। और पहला संविधान संशोधन क्या था? यह संपत्ति के अधिकार पर सीमाएं, कि संपत्ति के अधिकार पर सीमाएं लगेंगी। आर्टिकल 31A, 31B, 9th शेड्यूल। तो पहले संविधान संशोधन को चुनौती दी गई। जब पहले संविधान संशोधन को चुनौती दी गई तो न्यायालय ने पहले संविधान संशोधन को वैध माना, उचित माना, क्योंकि ये कहा गया कि भाई मूलाधिकार अनुल्लंघनीय है, मूलाधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, मूलाधिकारों को छीना नहीं जा सकता। तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। मूलाधिकारों में संशोधन हो सकता है। तो फिर यह तर्क दिया गया कि भाई अगर मूलाधिकारों में संशोधन होगा तो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ये कहता है, पढ़ा हम लोगों ने न्यायिक पुनर्विलोकन, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ये कहता है कि कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता जो मूलाधिकारों को छीने, कम करे या समाप्त करे। तो ये तो ऐसा कानून बन रहा है जो मूलाधिकारों को छीनता है, कम करता है, समाप्त करता है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में सामान्य कानून की बात कही गई है, संविधान संशोधन सामान्य कानून की परिभाषा में नहीं आता। तो संविधान संशोधन अलग है और सामान्य कानून अलग है। शंकरी प्रसाद के मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्टीकरण दे दिया, यानी जो पहला संविधान संशोधन है, न्यायालय ने उसको वैध करार दे दिया।
इसको वैध घोषित कर दिया कि पहला संविधान संशोधन वैध है। क्यों? क्योंकि मूलाधिकारों में संशोधन हो सकता है, और मूलाधिकारों में संशोधन इसलिए किया जा सकता है, यानी मूलाधिकार छीने इसलिए जा सकते हैं क्योंकि कानून और संविधान संशोधन अलग अलग है। संविधान संशोधन विधि से अलग है, विधि से भिन्न है। संविधान संशोधन अलग है और विधि अलग है। अब जब शंकरी प्रसाद के मामले में यह निर्णय आ गया तो राज्यों को बल मिल गया कि भाई चलो भूमि सुधार करते हैं। भूमि सुधार होने लगा। आगे चलकर के सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य का मामला आया। और इस मामले में भी उच्चतम न्यायालय ने उपर्युक्त निर्णय का ही समर्थन किया। उपर्युक्त निर्णय का ही समर्थन किया। तो 1951 से लेकर के, ये 1965 का केस था, व्यवस्था यही चलती रही। लेकिन 1967 में मामला बदल गया। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, इसमें मामला बदल गया। क्यों? क्योंकि गोलकनाथ के पास 500 एकड़ से ज्यादा संपत्ति थी, बहुत जमीन थी। पंजाब राज्य ने भूमि सुधार कानून बनाए, लागू किया। इन कानूनों को संसद में 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। तो इनको लगा कि हमारी जमीन तो चली जाएगी। तो इन्होंने जो राज्य के कानून थे उनको, और संसद ने जो 9वीं अनुसूची में शामिल किया था उसको, सबको चुनौती दी। तो 17वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई, क्योंकि इसी संविधान संशोधन के माध्यम से कुछ कानून 9वीं अनुसूची में डाले गए थे, और जब कानून 9वीं अनुसूची में डाल दिए गए तो उनका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता, न्यायालय उसकी जांच नहीं कर सकती। तो गोलकनाथ के मामले में जो जजमेंट आया वो शंकरी प्रसाद के मामले में दिए गए निर्णय से बिल्कुल अलग था। गोलकनाथ के मामले में शंकरी के निर्णय को रद्द कर दिया, यानी ये जो शंकरी प्रसाद का निर्णय था, इस पूरे निर्णय को रद्द कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने पूरे निर्णय को रद्द कर दिया। न्यायालय ने कहा कि शंकरी प्रसाद के मामले में दिया गया निर्णय सही नहीं था, क्योंकि शंकरी प्रसाद के मामले में दिए गए निर्णय से संसद को मूलाधिकारों में संशोधन का अधिकार मिल गया, जबकि मूलाधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता। तो उच्चतम न्यायालय ने दूसरा दृष्टिकोण अपनाया और मूलाधिकारों में संशोधन का अधिकार संसद का छीन लिया। न्यायालय ने कहा कि संसद फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकती। अब शंकरी प्रसाद के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि फंडामेंटल राइट में संशोधन हो सकता है, संसद को संविधान संशोधन करके मूलाधिकारों में भी संशोधन करने का अधिकार है। लेकिन गोलकनाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद के मामले में जो निर्णय दिया उस निर्णय को रद्द कर दिया और कहा कि संसद मूलाधिकारों में कोई संशोधन नहीं कर सकती, मूलाधिकार असंशोधनीय है। इस तरीके से संसद की मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति छिन गई। इस निर्णय का प्रभाव यह हुआ कि संसद की मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति न्यायालय ने छीन ली। अब संसद परेशान कि ये कौन सी बात है भाई, मूलाधिकारों में संशोधन की शक्ति, पूरे संविधान में संशोधन की शक्ति हमें संविधान देता है, और जब पूरे संविधान में संशोधन की शक्ति हमें संविधान देता है तो कैसे न्यायपालिका छीन सकती है। लेकिन न्यायालय ने निर्णय दिया कि भाई संसद मूलाधिकारों में संशोधन नहीं कर पाएगी, तो संसद मूलाधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। दूसरी बात, उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा था कि संविधान संशोधन विधि से भिन्न है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई संविधान संशोधन करके मूलाधिकार छीने जाएंगे तो उनका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा। इसका मतलब यही हुआ। क्यों? क्योंकि न्यायालय केवल कानूनों का न्यायिक पुनर्विलोकन करता है, विधियों का न्यायिक पुनर्विलोकन करता है। तो उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय को भी रद्द कर दिया और उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान संशोधन को कानून माना जाएगा, जिससे अगर कोई भी संविधान संशोधन संसद करे तो उस संविधान संशोधन की न्यायपालिका जांच करे और उसे रद्द कर दे। तो संसद के सारे रास्ते बंद कर दिए न्यायपालिका ने। न्यायालय ने कहा कि संविधान संशोधन विधि है आर्टिकल 13 के अधीन, क्योंकि आर्टिकल 13 में ही विधि की व्याख्या की गई है, अनुच्छेद 13 में ही विधि की व्याख्या की गई है। तो संविधान संशोधन को कानून माना जाएगा। इसका असर यह होगा कि न्यायालय कानूनों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के तहत। इसलिए अगर संसद कोई संविधान संशोधन करेगी तो न्यायालय उसका न्यायिक पुनर्विलोकन कर लेगा और रद्द कर देगा। वैसे तो संसद को मूलाधिकारों में संशोधन की शक्ति ही नहीं है। न्यायालय ने कह दिया कि वैसे तो संसद को मूलाधिकारों में संशोधन की शक्ति ही नहीं है, फिर भी अगर संसद ने ऐसा संविधान संशोधन कर दिया जो मूलाधिकारों में संशोधन करता है तो संविधान संशोधन को कानून माना जाएगा और उस कानून का न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकेगा, जिससे कि उसे रद्द किया जा सके। अब न्यायालय के इस निर्णय का असर यह हुआ कि संसद ने मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति खो दी। संसद संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती थी मूल अधिकार छोड़ करके। अब संसद को गुस्सा आया कि ये कौन सी बात है, हमारी मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति ही छीन ली न्यायपालिका ने। दूसरी ओर भूमि सुधार करना चैलेंज हो गया, चुनौतीपूर्ण हो गया। तो संसद को लगा कि हमको फिर से यह शक्ति अपनी प्राप्त करनी चाहिए। कौन सी शक्ति? मूलाधिकारों में संशोधन करने की शक्ति। क्यों? क्योंकि गोलकनाथ के निर्णय के माध्यम से न्यायालय ने संसद की मूलाधिकारों में संशोधन करने की शक्ति छीन ली। जब संसद की मूलाधिकारों में संशोधन करने की शक्ति छीन ली तो न्यायालय ने तय किया कि भाई हमें मूलाधिकारों में संशोधन की शक्ति वापस पानी है। अब मूलाधिकारों में संशोधन की शक्ति वापस पानी है तो वापस पाई कैसे जाए, सवाल ये उठता है। तो मूलाधिकारों में संशोधन की शक्ति वापस कैसे पाई जाए, इसके लिए संसद ने 24वां संविधान संशोधन किया 1971। चूहे बिल्ली का खेल है, संसद और न्यायपालिका के बीच चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है।
न्यायपालिका ने संसद की शक्ति छीन ली, तो अब संसद ने न्यायपालिका की शक्ति छीन ली। गोलकनाथ के मामले में न्यायपालिका ने संसद की शक्ति छीनी, कौन सी? मूलाधिकारों में संशोधन करने की। तो तुरंत संसद ने 24वां संविधान संशोधन किया, वकीलों से पूछकर। वकील इस तरीके का तकनीकी दिमाग लगाते हैं। और संसद ने न्यायपालिका की शक्ति छीन ली। न्यायपालिका की शक्ति कैसे छीनी? 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से संसद ने कहा, आर्टिकल 13 क्लॉज 4 जोड़ा गया, पहले लिख चुके हैं हम लोग। आर्टिकल 13 क्लॉज 4 जोड़ करके कहा कि संविधान संशोधन विधि नहीं है। वही बात जो शंकरी प्रसाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कही थी शंकरी प्रसाद के मामले में कि संविधान संशोधन कानून नहीं है। अब जब संविधान संशोधन कानून नहीं है, बस इतना लिख देने का असर क्या हुआ? इतना लिख देने का असर यह हुआ कि जब उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया गोलकनाथ के मामले में कि संसद मूलाधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, संविधान संशोधन को कानून मान करके न्यायालय जांच कर सकता है और ऐसे संविधान संशोधनों को रद्द कर सकता है, तो संसद को लगा कि उसकी संविधान संशोधन करने की शक्ति सीमित हो गई, क्योंकि वह मूल अधिकारों में संविधान संशोधन नहीं कर सकती। न्यायालय ने यह शक्ति छीन ली। इसलिए संसद ने अपनी शक्ति को वापस पाने के लिए और न्यायपालिका उसकी जांच न कर सके, न्यायपालिका की शक्ति पर सीमा आरोपित करने के लिए 24वां संविधान संशोधन किया। ध्यान से सुन लेना, समझ लेना। 24वां संविधान संशोधन किया और इस 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से कह दिया कि संविधान संशोधन कानून नहीं है। न्यायालय केवल कानूनों का ही न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है। न्यायालय केवल कानूनों का ही न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है। और जब 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से न्यायपालिका संसद ने कह दिया कि संविधान संशोधन कानून नहीं है, इसका मतलब यह है कि अब न्यायपालिका संविधान संशोधन का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकती। संसद कोई भी संविधान संशोधन करे, संसद कोई भी संविधान संशोधन करे, उस संविधान संशोधन का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि 24वें संविधान संशोधन ने दो रिजल्ट दिए। पहला कि उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति छीन ली संविधान संशोधन पर। उच्चतम न्यायालय कानूनों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है, कानूनों की न्यायिक समीक्षा कर सकता था, लेकिन संविधान संशोधनों की न्यायिक समीक्षा करने से न्यायालय वंचित हो गया। न्यायालय के अधिकार को संसद ने छीन लिया, क्योंकि न्यायपालिका ने संसद के अधिकार को छीना था गोलकनाथ में। इसलिए 24वां संविधान संशोधन करके गोलकनाथ के निर्णय को रद्द कर दिया गया। एक तरीके से कहें तो गोलकनाथ के निर्णय को रद्द कर दिया गया। और गोलकनाथ के निर्णय को रद्द करके संसद ने संविधान संशोधन की शक्ति, मूलाधिकारों में संविधान संशोधन की शक्ति हासिल कर ली और न्यायपालिका को उस संविधान संशोधन की जांच करने से रोक दिया। तो इसने न्यायपालिका की शक्ति को सीमित कर दिया। पहली बात कि न्यायपालिका संविधान संशोधन का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकती। दूसरी, संसद को संविधान संशोधन की असीमित शक्तियां दे दी। संसद को संविधान संशोधन की असीमित शक्ति संसद को संविधान संशोधन की असीमित शक्तियां दे दी। संसद को संविधान संशोधन की असीमित शक्तियां दे दी, क्योंकि न्यायपालिका न्यायिक पुनर्विलोकन के माध्यम से ही रोक लगा सकती थी। और 24वें संविधान संशोधन ने न्यायपालिका को संविधान संशोधनों पर न्यायिक पुनर्विलोकन करने से मना कर दिया, क्योंकि संविधान संशोधन को कानून की परिभाषा से बाहर कर दिया गया। इसलिए इसने संसद को संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्तियां प्रदान कर दी। यह भी गलत है, क्योंकि असीमित शक्तियों का प्रयोग करके मान लो संसद में गलत सलत लोग पहुंच जाए, अच्छे लोग ना पहुंचे, तो वो तो पूरे संविधान को ही नष्ट कर देंगे। तो अब न्यायपालिका बेचैन हो गई। न्यायपालिका इसलिए बेचैन हो गई क्योंकि संसद को संविधान संशोधन का असीमित अधिकार मिल गया। एक बात। दूसरी बात, न्यायपालिका की शक्ति सीमित कर दी संसद ने 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से, क्योंकि संविधान संशोधनों पर न्यायपालिका की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति छीन ली। तो बात यही नहीं रुकी, न्यायपालिका को भी अपना अधिकार पाना था। नतीजा यह हुआ कि केशवानंद भारती के मामले में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में 24वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई। केशवानंद भारती केरल के एक मठ के मठाधीश थे, अभी 2 साल पहले उनकी डेथ हुई। तो केरल के एक मठ के मठाधीश थे, स्वामी थे, और मठ के पास बहुत सारी संपत्तियां थी। केरल की सरकार ने भूमि सुधार कानून बनाया 1963 में ही। केरल की सरकार ने भूमि सुधार कानून बना करके मठ की बहुत सारी संपत्तियों का अधिग्रहण कर लिया कि मठ की संपत्तियां अब सरकार की संपत्ति होगी। जब मठ की संपत्तियों को सरकार की संपत्तियां घोषित कर दी गई कानून बना करके, तो केशवानंद भारती ने केरल राज्य के इस कानून को चैलेंज किया मूलाधिकारों के आधार पर कि भाई मूलाधिकार है हमारा, और धर्म वाली भी स्वतंत्रता का अधिकार है कि हम अपने धार्मिक संस्था के लिए कोई भी संपत्ति रख सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इन्होंने चैलेंज किया भूमि सुधार के उस कानून को। तब तक भूमि सुधार का वह कानून 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं था, मुकदमा हाईकोर्ट में था। लेकिन 29वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1972 में 29वां संविधान संशोधन किया गया, और इस 29वें संविधान संशोधन के माध्यम से 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से केरल के भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। अब जब 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया, तो 9वीं अनुसूची का तो न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता था, तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। तो अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, तो सुप्रीम कोर्ट में कई सारे मामलों को एक साथ क्लब कर दिया गया, एक साथ जोड़ दिया गया, और कई सारे मामलों की सुनवाई एक साथ हुई। कौन कौन से? पहला, इसमें केशवानंद भारती के मामले में 24वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई। दूसरा, 25वें संविधान संशोधन, ये एक मिनट, ये 1971 के हैं, ये भी लिख दें। 24वें संविधान संशोधन 1971 को चुनौती दी गई। 25वें संविधान संशोधन 1971 को चुनौती दी गई। 25वां संविधान संशोधन कौन सा था? पढ़ चुके हैं हम लोग। आर्टिकल 31 क्लॉज सी जोड़ा गया था, याद है? इसमें आर्टिकल 13(4) जोड़ा गया। इसमें आर्टिकल 31 क्लॉज सी जोड़ा गया, जिसमें 2 प्रावधान लिखे गए।
ए और बी नीति निर्देशक तत्वों में पढ़ चुके हैं हम लोग, लिखा चुके हैं, आपको लिखा चुके हैं। ए में जोड़ा गया कि आर्टिकल 39 बी और सी को लेकर के अगर कोई कानून बनाया जाता है तो मूलाधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी। और 39 सी में हमने आपको लिखाया था, 31 सी के बी पॉइंट में हमने आपको लिखाया था कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए जो कानून बनाए जाएंगे उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। तो ये दोनों बातें जोड़ी गई। तीसरी बात, 26वें संविधान संशोधन 1971 को चुनौती दी गई। 26वां संविधान संशोधन क्या था? यह कहता था प्रीवी पर्स की समाप्ति। प्रीवी पर्स की समाप्ति। प्रीवी पर्स क्या था? प्रीवी पर्स राजाओं को मिलने वाली पेंशन थी। जब हमारे यहाँ भारत में देशी रियासतों का विलय हुआ, स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें मिलकर के भारत में विलय की और एक अखंड भारत की रचना की गई, तो राजाओं ने कहा कि भाई हम तो अपने राज्य में लोगों से रेवेन्यू वसूलते थे, राजस्व वसूलते थे, उसी रेवेन्यू से हमारे राजघराने का खर्च चलता था। अब मान लो हम अपनी रियासत का विलय भारत में कर दे रहे हैं तो हमारा खर्च कैसे चलेगा? तो भारत सरकार ने कहा कि आपके राजशाही, आपके पूरे राजमहल का जितना खर्चा है, उस राजमहल का खर्चा आप मुझे बता दो, वो खर्चा भारत सरकार अपनी संचित निधि से पेंशन के रूप में आपको देती रहेगी। उसको प्रीवी पर्स कहते हैं, विशेषाधिकार की थैली, पर्स ऑफ प्रिविलेज। पर्स मतलब थैली और प्रीवी का मतलब प्रिविलेज, विशेषाधिकारों की थैली। तो ये विशेषाधिकारों की थैली क्या थी? एक तरीके की पेंशन मान लो। तो भारत सरकार ने कहा कि अपने राजघराने का खर्च बताओ मुझे, उतना खर्च हम भारत की संचित निधि से हर महीने देते रहेंगे। तो राजा तैयार हो गए, बोले ठीक कोई बात नहीं, घर बैठे पैसा मिल रहा है, वहां टैक्स वसूलना पड़ता था। तो राजशाही खत्म हो गई और राजाओं को भारत सरकार से प्रीवी पर्स मिलने लगा, यानी हर महीने पेंशन मिलने लगी। जब स्वतंत्रता मिलने के लगभग 2.5 दशक बीत गए, 25 साल गुजर गए, तो 25 साल के बाद सरकार ने सोचा कि भाई अब बहुत हो गया, अब राजाओं को कितने दिनों तक पेंशन देंगे? इसके बाद 25 सालों में तो इन्हें आय के नए स्रोत ढूंढ लेने चाहिए थे। तो सरकार ने यह निर्णय लिया कि प्रीवी पर्स खत्म किया जाएगा। तो प्रीवी पर्स खत्म करने का निर्णय लिया गया। बहुत अच्छा डिसीजन था, बहुत बढ़िया डिसीजन था ये प्रीवी पर्स की समाप्ति करने का निर्णय। और 29वां संविधान संशोधन 1972 को चुनौती दी गई। इस संविधान संशोधन के माध्यम से केरल के 2 भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। केरल के जो 2 भूमि सुधार कानून थे, उन दोनों भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ये चारों संविधान संशोधन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में चैलेंज किए गए, इनको चुनौती दी गई। 24 अप्रैल 1973 का निर्णय आया। केशवानंद भारती के निर्णय की डेट 24 अप्रैल 1973 बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने हमारे संविधान को एक नई दिशा प्रदान की है, इसलिए ये डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी तो हम लोग हर जजमेंट की डेट नहीं पढ़ते किसी की, लेकिन एक की पढ़ते हैं और वो है केशवानंद भारती के मामले का जजमेंट। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा, केशवानंद भारती के मामले में क्यों? क्योंकि इसके पहले संसद ने न्यायपालिका की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति छीन ली थी और संसद ने अपने पास संविधान संशोधन का असीमित अधिकार प्राप्त कर लिया था। इसलिए न्यायपालिका को एक बैलेंस अपनाना था कि जो शक्ति का संतुलन है हमारे यहाँ 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से वो असंतुलित हो चुका था, इसलिए उसको संतुलित किया जाए। कैसे संतुलित किया जाए? अच्छा, एक बात और, इस 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 368 में भी संशोधन हुआ था। आर्टिकल 368 क्लॉज 3 जोड़ा गया था और उसमें यह कहा गया था कि संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति मत देने के लिए बाध्य है। जो अभी लिखाया था मैंने, संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति मत देने के लिए बाध्य है। तो पूरी तरीके से संसद ने संविधान संशोधन को अपने कब्जे में कर लिया कि राष्ट्रपति भी मना न कर सके। तो ये असीमित शक्तियां मिल गई। जब असीमित शक्तियां मिल गई तो न्यायपालिका ने एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया इस मामले में और न्यायालय ने निर्णय दिया। न्यायालय ने कहा कि इसको भी समझाते हैं फिर लिखाते हैं। न्यायालय ने कहा कि 24 ये सारे संविधान संशोधन वैध हैं। न्यायालय ने इन सबको वैध घोषित किया, एक को छोड़कर इसको असंवैधानिक घोषित किया। वो हम लिखा चुके हैं कल नीति निर्देशक तत्वों में लिखा चुके हैं कि इसके खंड बी को केवल असंवैधानिक घोषित किया, बाकी सबको वैध घोषित किया। न्यायालय ने कहा अपने निर्णय में कि शेष वैध हैं, जितने भी संविधान संशोधन है इसका खंड बी छोड़कर सब लीगल है, सब वैध है, सब संवैधानिक है। अब जब सब संवैधानिक है तो इसका मतलब यह हो गया कि उच्चतम न्यायालय संविधान संशोधनों का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकता और संसद को संविधान संशोधन की असीमित शक्ति मिल रही है। तो न्यायालय ने कहा इसका यह अर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यायालय ने कहा कि संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति है किंतु असीमित शक्ति नहीं है। संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर सीमाएं हैं। कहां है? न्यायालय ने कहा कि ये सीमाएं संविधान में स्वयं अंतर्निहित हैं। कहां अंतर्निहित है? न्यायालय ने कहा कि संसद संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं कर सकती। संविधान संशोधन करके संसद संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं कर सकती, आधारभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकती। अगर संसद कोई संविधान संशोधन करती है तो न्यायालय आधारभूत ढांचे के आधार पर उस संविधान संशोधन की जांच कर सकता है और उस संविधान संशोधन को रद्द कर सकता है। इस तरीके से न्यायालय ने आधारभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की और आधारभूत ढांचे के आधार पर संविधान संशोधनों की समीक्षा करने का अधिकार फिर से प्राप्त कर लिया, क्योंकि न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार तो छिन गया था। और न्यायालय ने कह दिया कि 24वां संविधान संशोधन वैध है, क्योंकि विधि की परिभाषा में क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये संसद का ही तय करने का अधिकार है। इसलिए संसद ने अगर कह दिया कि संविधान संशोधन विधि नहीं है तो नहीं है, लेकिन अब अगर संविधान संशोधन विधि नहीं है तो न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकता संविधान संशोधन का। इससे संसद को असीमित शक्ति मिल जाएगी। तो न्यायालय ने कहा सीमित शक्ति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि न्यायालय संविधान संशोधन का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकता, कानून के उल्लंघन के आधार पर, मूलाधिकार के उल्लंघन के आधार पर जांच नहीं कर सकता, लेकिन आधारभूत ढांचे के उल्लंघन के आधार पर जांच कर सकता है। तो अब सरकार के वकीलों ने पूछा आधारभूत ढांचा क्या है? न्यायालय ने कहा नहीं बताऊंगा, क्योंकि आधारभूत ढांचा बता दूंगा तो फिर कोई संविधान संशोधन लेकर आओगे, इसको नष्ट कर दोगे। फिर वकीलों ने पूछा कि अच्छा ये बताओ आप कि किस आधार पर
न्यायालय संविधान की किसी विशेषता को आधारभूत ढांचा डिक्लेयर करता है? न्यायालय ने कहा ये भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये भी बताऊंगा तो फिर कोई संविधान संशोधन लाओगे और इसको नष्ट कर दोगे। तो आज तक न्यायालय ने नहीं बताया कि आधारभूत ढांचा किसे कहते हैं और किस आधार पर वो आधारभूत ढांचे को डिक्लेयर करता है। लेकिन विवाद यही नहीं रुका, विवाद आगे भी बढ़ा। पहले लिखो 24 अप्रैल 1973 का निर्णय, लिखो यहां पर निर्णय लिखो। उच्चतम न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि, मतलब लिखो, उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ के मामले में दिए गए निर्णय को रद्द कर दिया। गोलकनाथ के मामले में दिए गए निर्णय को रद्द कर दिया और उपर्युक्त संविधान संशोधनों को संवैधानिक घोषित किया। उपर्युक्त संविधान संशोधनों को संवैधानिक घोषित किया। ब्रैकेट में लिखो, मात्र अनुच्छेद 31C के बी क्लॉज को, मात्र अनुच्छेद 31C के बी क्लॉज को असंवैधानिक माना। वो पहले लिखा चुके हैं आपको नीति निर्देशक तत्व, असंवैधानिक माना। अब लिखो पैरा चेंज करके, न्यायालय ने कहा कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति व्यापक है। संसद की संविधान संशोधन की शक्ति व्यापक है किंतु असीमित नहीं है। संसद की संविधान संशोधन की शक्ति व्यापक है किंतु असीमित नहीं है। संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर, संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर सीमाएं स्वयं संविधान में निहित हैं। सीमाएं स्वयं संविधान में निहित हैं। इस प्रकार संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, किंतु संसद संविधान में और मूल अधिकारों में भी, ब्रैकेट में लिख लो, मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। संविधान में और मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, किंतु ऐसा संशोधन नहीं कर सकती, किंतु ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान का आधारभूत ढांचा नष्ट हो जाए। किंतु ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान का आधारभूत ढांचा नष्ट हो जाए, बेसिक स्ट्रक्चर नष्ट हो जाए। ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान का आधारभूत ढांचा नष्ट हो जाए। ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान का आधारभूत ढांचा नष्ट हो जाए। पैरा चेंज करके लिखो, इस प्रकार न्यायालय ने इस मामले में आधारभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की। इस प्रकार न्यायालय ने इस मामले में आधारभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की और कहा कि वह संविधान संशोधनों की आधारभूत ढांचे के उल्लंघन के आधार पर जांच कर सकता है। और कहा कि वह संविधान संशोधनों की आधारभूत ढांचे के उल्लंघन के आधार पर जांच कर सकता है। अब इसका प्रभाव यह हुआ कि संविधान संशोधन फिर से न्यायिक जांच के अधीन आ गया। संसद ने इन संविधान संशोधनों के माध्यम से संविधान संशोधन को न्यायिक जांच से अलग कर दिया था, लेकिन उच्चतम न्यायालय के निर्णय ने फिर से संविधान संशोधनों को न्यायिक जांच के अधीन कर लिया। न्यायिक जांच के अधीन कर लिया तो संसद ने फिर से चाल चली। और ये 5वां पॉइंट था। संसद ने फिर से क्या किया? संसद ने 42वां संविधान संशोधन किया 1976। इसको मिनी संविधान कहते हैं, छोटा संविधान कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन किए गए थे। संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन किए गए थे, व्यापक परिवर्तन किए गए थे, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। पूरे संविधान के नेचर को ही बदला गया 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 1976 में किया गया। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट बात है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संसद ने आर्टिकल 368 में खंड 4 और 5 जोड़ा और यह प्रावधान कर दिया, खंड 4 और खंड 5 जोड़ करके यह प्रावधान कर दिया कि संसद के द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी। किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी, क्योंकि आधारभूत ढांचा आ गया था। न्यायालय ने कहा आधारभूत ढांचे के आधार पर चुनौती दी जाएगी, तो संसद ने कहा कि संविधान संशोधन को न्यायालय में किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी। संविधान संशोधन का अंतिम निर्णय अधिकार संसद का होगा। संसद ही जैसा चाहेगा वैसा तय करेगी, न्यायपालिका का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं होगा। तो 42वां संविधान संशोधन करके इसका मतलब यह हुआ कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संसद ने केशवानंद भारती के निर्णय को रद्द कर दिया। संसद ने 42वां संविधान संशोधन किया और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से केशवानंद भारती के मामले में जो निर्णय आया था उस निर्णय को रद्द कर दिया, बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को लेकर के। नतीजा यह हुआ कि चैलेंज होना ही था, तो फिर चैलेंज हुआ ये। मिनर्वा मिल्स
बनाम भारत संघ, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। यह विवाद का अंतिम केस माना जाता है। मिनर्वा मिल्स एक कॉटन टेक्सटाइल कंपनी थी, कपड़ा बनाने वाली कंपनी थी कर्नाटक की, और भारत सरकार ने इस कंपनी का अधिग्रहण कर लिया था। आर्टिकल 31A सरकार को अधिग्रहण करने का आदेश देता है, तो सरकार ने इस कंपनी का अधिग्रहण कर लिया था। तो इस अधिग्रहण को चुनौती दी गई थी। अधिग्रहण के लिए जो कानून बनाया गया था, उस कानून को चुनौती दी गई थी। जब कानून को चुनौती दी गई तो उसमें ये सारी बातें भी शामिल हो गई, क्योंकि संविधान संशोधन में, पहले संविधान संशोधन ने ही सरकार को अधिकार दिया था कि वो अधिग्रहण कर सकती है, और जो अधिकार की कहानी है वो 42वें संविधान संशोधन तक पहुंच चुकी थी। तो इसलिए 42वां संविधान संशोधन भी चुनौती के दायरे में आया। तो उस कानून को चुनौती दी गई और इसमें 42वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई। हमारे लिए ये संविधान संशोधन ही महत्वपूर्ण है, वो कानून नहीं। हमारे अध्ययन के लिए 42वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई, उस कानून को भी दी गई जिस कानून के तहत किया गया था अधिग्रहण। और चूंकि 42वां संविधान संशोधन ही रिस्पॉन्सिबल था इन सारी चीजों के लिए, इसलिए इसको भी चुनौती दी गई। कहानी यही तक आगे बढ़ी थी कि न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो जब 42वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई मिनर्वा मिल्स के मामले में, तो उच्चतम न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन के उपर्युक्त खंड को, कौन से, आर्टिकल 368 के खंड 4 और 5 को रद्द कर दिया। जब 42वें संविधान संशोधन ने केशवानंद भारती के निर्णय को रद्द कर दिया, तो 42वां संविधान संशोधन चैलेंज हुआ मिनर्वा मिल्स के मामले में। तो मिनर्वा मिल्स के मामले में 42वें संविधान संशोधन को रद्द कर दिया गया, पूरे संविधान संशोधन को नहीं, केवल उस संविधान संशोधन के उस भाग को जो केशवानंद भारती के निर्णय को रद्द करता था। और केशवानंद भारती के निर्णय को रद्द करने वाला जो खंड था वो आर्टिकल 368 का खंड था। तो इसलिए 42वें संविधान संशोधन के उस खंड को रद्द कर दिया मिनर्वा मिल्स के मामले में। और मिनर्वा मिल्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पूरी तरीके से मामले का खात्मा कर दिया। यहीं पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि केशवानंद भारती के निर्णय को पुनर्जीवित कर दिया। केशवानंद भारती के निर्णय को पुनर्जीवित कर दिया मिनर्वा मिल्स के मामले में। और उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही उच्चतम न्यायालय ने, वो कहा संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति, असीमित नहीं, संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति संविधान का आधारभूत ढांचा है। बात ही खत्म हो गई। और आधारभूत ढांचे में संशोधन कर नहीं सकती संसद। न्यायालय ने सारा केस निपटा दिया। न्यायालय ने कहा कि संसद आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती, और संसद की संविधान संशोधन करने की सीमित शक्ति, असीमित नहीं, वही केशवानंद भारती वाला, संसद की संविधान संशोधन करने की सीमित शक्ति संविधान का आधारभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है। तो सारा मामला ही पटाक्षेप हो गया यहां पर। तो यहां चलकर इस विवाद का अंत हुआ मिनर्वा मिल्स पर। लेकिन दो केसेस हैं जो इसके बाद भी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। एक केस हम लोग पहले लिख चुके हैं, और वो केस है इसमें, ये 7th पॉइंट था। 8th पॉइंट वामन राव का केस है, वामन राव बनाम भारत संघ, 1981 का केस है। यह केस कहता है कि जो आधारभूत ढांचे की अवधारणा है वो केशवानंद भारती के निर्णय के आधार के बाद मानी जाएगी। यानी आधारभूत ढांचे के आधार पर जो जांच करनी है किसी भी संविधान संशोधन की, वो केशवानंद भारती के जजमेंट के बाद जो संविधान संशोधन हुए हैं उन्हीं की जांच की जा सकती है, उसके पहले नहीं की जा सकती। तो भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा आधारभूत ढांचे का, यानी पहली की तारीख से लागू नहीं किया जाएगा। तो लिखो आधारभूत ढांचे का भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा। आधारभूत ढांचे का भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा, अर्थात आधारभूत ढांचे के आधार पर उन्हीं संविधान संशोधनों की जांच की जा सकती है। आधारभूत ढांचे के आधार पर उन्हीं संविधान संशोधनों की जांच की जा सकती है जो केशवानंद भारती के निर्णय आने के बाद, यानी 24 अप्रैल 1973 के बाद किए गए हैं, जो 24 अप्रैल 1973 के बाद किए गए। ये लिखा चुके हैं आपको कि IR सेलो बनाम तमिलनाडु राज्य, ये पहले भी लिखा चुके हैं आपको, लिख लो। IR सेलो बनाम तमिलनाडु राज्य का केस लिखो। इस मामले में न्यायालय ने आधारभूत ढांचे की अवधारणा के महत्व में वृद्धि की। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने आधारभूत ढांचे के महत्व में वृद्धि की, क्योंकि न्यायालय ने कहा कि वह आधारभूत ढांचे के उल्लंघन के आधार पर 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों की जांच कर सकता है। इस प्रकार इस अवधारणा को विस्तार प्रदान किया गया, आधारभूत ढांचे को विस्तार दिया गया। यह हो गई आधारभूत ढांचे की अवधारणा का विकास। अब हेडिंग लिखो आधारभूत ढांचा का अर्थ, बेसिक स्ट्रक्चर का अर्थ। हेडिंग लिखो आधारभूत ढांचे का अर्थ। लिखो यह न्यायालय द्वारा प्रतिपादित अवधारणा है
यह न्यायालय द्वारा प्रतिपादित अवधारणा है। केशवानंद भारती के मामले में, केशवानंद भारती के मामले में न्यायालय ने इस अवधारणा का प्रतिपादन तो किया, इस अवधारणा का प्रतिपादन तो किया, किंतु इसका अर्थ नहीं बताया, किंतु इसका अर्थ नहीं बताया। यद्यपि यह कहा जा सकता है कि, यद्यपि यह कहा जा सकता है कि आधारभूत ढांचा संविधान की वह विशेषता है, आधारभूत ढांचा संविधान की वह विशेषता है जिसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती, जिसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती, ऐसा कह सकते हैं, यह कहा जा सकता है, लेकिन मीनिंग नहीं बताई गई। पैरा चेंज करके लिखो। न्यायालय ने उन आधारों का भी वर्णन नहीं किया, न्यायालय ने उन आधारों का भी वर्णन नहीं किया जिसके आधार पर, न्यायालय ने उन आधारों का भी वर्णन नहीं किया जिसके आधार पर संविधान की किसी विशेषता को आधारभूत ढांचा घोषित किया जाएगा, संविधान की किसी विशेषता को आधारभूत ढांचा घोषित किया जाएगा। न्यायालय ने मात्र समय समय पर, न्यायालय ने मात्र समय समय पर संविधान की कुछ विशेषताओं को, न्यायालय ने मात्र समय समय पर संविधान की कुछ विशेषताओं को आधारभूत ढांचा घोषित किया है, आधारभूत ढांचा घोषित किया है। जैसे निम्नलिखित विशेषताएं, जैसे निम्नलिखित विशेषताएं न्यायालय के द्वारा आधारभूत ढांचा घोषित की गई हैं, निम्नलिखित विशेषताएं न्यायालय के द्वारा आधारभूत ढांचा घोषित की गई हैं। डैश करके लिखो। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, लोकतंत्र। दूसरा, संसदीय प्रणाली। तीसरा, फेडरल सिस्टम, परिसंघीय प्रणाली, फेडरल सिस्टम। भारतीय संविधान फेडरल है, परिसंघीय है, फेडरल सिस्टम। अगला, पंथ निरपेक्षता। नेक्स्ट, विधि का शासन। नेक्स्ट, न्याय का प्राकृतिक नियम। नेक्स्ट, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इत्यादि इत्यादि। तो ये प्रावधान है। अब जो आधारभूत ढांचे की अवधारणा है, आधारभूत ढांचे की अवधारणा का सबसे पहला प्रयोग इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण के केस में हुआ था। इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव जीती थी, लेकिन चुनाव जीतने में उन्होंने छल बल का प्रयोग किया था और इस बात को चुनौती दी गई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की जांच की और जांच करने के पश्चात पाया कि वास्तव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके छल बल से चुनाव जीता गया। इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया, शून्य और असंवैधानिक घोषित कर दिया। राजनारायण जो उनके प्रतिद्वंदी थे, उन्होंने ही चुनाव को चुनौती दी थी। तो जब इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द हो गया तो इंदिरा गांधी को लगा कि तो बड़ा गड़बड़ है, प्रधानमंत्री कैसे बनी रहेंगी। तो आनंद फानन में तुरंत 39वां संविधान संशोधन किया गया संसद का, और इस 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 39वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में प्रावधान कर दिया गया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, विशेषकर प्रधानमंत्री और स्पीकर के चुनाव को न्यायालय में किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी। कि अगर प्रधानमंत्री चुन लिया गया, स्पीकर चुन लिया गया, तो इन सब चुनावों को न्यायालय में किसी भी आधार पर चुनौती दी ही नहीं जाएगी। तो जब यह संविधान संशोधन आया तो इस संविधान संशोधन को इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण के मामले में फिर चैलेंज किया गया। यह संविधान संशोधन उच्चतम न्यायालय में चैलेंज हुआ तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह संविधान संशोधन आधारभूत ढांचे के विपरीत है, क्योंकि संसदीय प्रणाली, लोकतंत्र और संसदीय प्रणाली दोनों हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा है, और 39वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोकतंत्र की भावना के भी विरुद्ध है और संसदीय शासन प्रणाली को भी नष्ट करता है। तो चूंकि 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोकतंत्र और संसदीय प्रणाली दोनों को नष्ट करता है, इसलिए 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट असंवैधानिक है और न्यायालय ने 39वें संविधान संशोधन को शून्य और असंवैधानिक घोषित कर दिया आधारभूत ढांचे के आधार पर। ये पहला इस्तेमाल था आधारभूत ढांचे का, जो मनमानित तरीके से किए गए संविधान संशोधन को रद्द करने के लिए किया गया था। तो ये संविधान संशोधन के बारे में पूरी चर्चा हो गई। अब हमने कहा था एक कॉन्सेप्ट भी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर संविधान संशोधन के साथ, और वो था संवैधानिक नैतिकता। बेसिकली पूरे संविधान को पढ़ने के बाद पढ़ेंगे, हमने ऐसा कहा था, इसलिए हम लोग संविधान की पूरी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। जितना भी पार्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ हम लोगों ने छोड़ा नहीं है। तो अब पूरा संविधान पढ़ने के बाद जो संविधान का सार है वो संवैधानिक नैतिकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है। तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में समझ लेते हैं क्या है। यहाँ नैतिकता से इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, नैतिकता से इसको कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर नैतिकता से इसको कनेक्ट करके समझेंगे तो गड्ढमड्ढ हो जाएगा। क्योंकि नैतिकता के बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो हम कहते हैं भाई अच्छे बुरे का ज्ञान कराती है नैतिकता, हमें अच्छी चीज़ों के बारे में बताती है, अच्छे आचरण के बारे में बताती है, सदाचरण के बारे में बताती है। तो ये सब नैतिकता और सामाजिक नैतिकता के लिए ठीक है। जो संवैधानिक नैतिकता है वो सामाजिक नैतिकता नहीं है, उसको सामाजिक नैतिकता के आधार पर परिभाषित नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर कहा है, स्पष्ट रूप से कहा है कि संवैधानिक नैतिकता सामाजिक नैतिकता से भिन्न है, अलग है, इसको सामाजिक नैतिकता के रूप में नहीं देखा जा सकता। तो है क्या फिर संवैधानिक नैतिकता? आज के संदर्भों में जो संवैधानिक नैतिकता का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अलग अलग समयों पर संवैधानिक नैतिकता का अलग अलग संदर्भों में प्रयोग होता रहा है, वर्तमान संदर्भ में संवैधानिक नैतिकता का जो प्रयोग किया जा रहा है वह उच्चतम न्यायालय के दृष्टिकोण पर आधारित है। और उच्चतम न्यायालय ने संवैधानिक नैतिकता की व्याख्या करते हुए कहा कि जब संविधान का पालन संविधान की आत्मा,
संविधान की अंतरात्मा, संविधान के दर्शन के अनुसार किया जाए, जब स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन का पालन हो, तो वही संवैधानिक नैतिकता है। यही संवैधानिक नैतिकता है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि जैसे हम संविधान लागू करते हैं तो संविधान के प्रावधान अलग अलग अनुच्छेदों में लिखे गए हैं, पढ़ा है हम लोगों ने। अब उन अनुच्छेदों को लागू करने में अक्सर कहीं टकराव हो जाए तो अक्सर हो जाता है। जैसे हमने पढ़ा आर्टिकल 44 लागू होना है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, अब तक हो जाना चाहिए क्योंकि संविधान में लिखा गया है। तो अक्सर तर्क दिया जाता है कि भाई आर्टिकल 44 और आर्टिकल 25, 26 के बीच टकराव नहीं है, लिखाया है हमने आपको। पंथ निरपेक्षता के बीच टकराव नहीं है, लिखाया है हमने आपको, कारण से लिखा दिया हमने कि आर्टिकल 44 का इन अनुच्छेदों के साथ टकराव नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे मामले उत्पन्न होते हैं जहां संविधान के दो अनुच्छेदों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है कि किस अनुच्छेद को वरीयता दी जाए, किस अनुच्छेद को महत्व दिया जाए, किसे लागू किया जाए। तो जब ऐसे प्रश्नों का निर्धारण करना होता है तो उच्चतम न्यायालय हमेशा ऐसे प्रश्नों का निर्धारण संवैधानिक नैतिकता के आधार पर करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के आधार पर करता है। इसका मतलब यह है कि जो संवैधानिक नैतिकता कहेगी वही सही माना जाएगा। और संवैधानिक नैतिकता क्या है? संविधान की आत्मा, अंतरात्मा, दर्शन, सोल, स्पिरिट और फिलॉसफी। अब संविधान की आत्मा, अंतरात्मा और दर्शन लिखा कहां है? वो संविधान के प्रावधानों में लिखा है। प्रियम्बल, उद्देशिका। उद्देशिका का भाव समझने से हमें संविधान की आत्मा, अंतरात्मा, दर्शन के बारे में पता चलता है। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, ये कॉन्स्टिट्यूशन के एब्स्ट्रैक्ट पार्ट हैं जो केवल कुछ प्रावधानों का उल्लेख ही नहीं करते बल्कि वे ये बताते हैं कि संविधान बनाने के पीछे हमारा दर्शन क्या रहा है, हमारी भावना क्या रही है, वो इस बात का उल्लेख भी करते हैं। इसलिए जब हमें संवैधानिक नैतिकता की व्याख्या करनी होती है तो हम प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, इन सब के पीछे के निहितार्थ, इनके भाव, इनके दर्शन को आधार मानकर हम संवैधानिक नैतिकता की व्याख्या कर सकते हैं। कैसे? एक उदाहरण से समझाते हैं तो समझ में आएगा। जैसे सबरीमाला का केस था, इंडियन यंग लैड्स एसोसिएशन बनाम स्टेट ऑफ केरला, जिसको सबरीमाला केस कहते हैं। सबरीमाला मतलब शबरी माता, उसको केरल में सबरीमाला कहते हैं, अपभ्रंश है। माता शबरी के बारे में आप सब जानते हैं। भगवान श्री राम का उन्होंने भील जनजाति की थी, भगवान श्री राम का उन्होंने पलक पावने बिछा करके इंतजार किया क्योंकि उनके जो गुरु थे ऋषि मतंग, वे जाते जाते कह गए थे कि तुम यहीं रहना। देखो हमारी पुरानी ऋषि परंपरा में जातिगत भेदभाव नहीं था। ऋषि मतंग और जो शबरी थी वो भील जनजाति की थी, लेकिन ऋषि मतंग ने शबरी को अपना शिष्य बनाया था, उनको गुरुदीक्षा दी थी। और जब ऋषि मतंग धरती छोड़ के जाने लगे तो उन्होंने शबरी से कहा, उन्होंने पूछा शबरी माता ने, गुरु जी आप तो जा रहे हो, मैं? उन्होंने कहा तुम्हें यहीं रहना है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम आएंगे तुम्हें दर्शन देने के लिए आएंगे, क्योंकि तुम्हारी आकांक्षा है उनसे मिलने की, दर्शन करने की, इसलिए तुम्हें दर्शन देने अवश्य आएंगे, इसलिए तुम्हें यही रहना और यही इंतजार करना है। ये कहकर ऋषि मतंग चले गए। तो केरल में शबरीमाला मंदिर बनाया गया है, शबरी माता का मंदिर बनाया गया है। लेकिन केरल के मंदिर के प्रबंध ने यह निर्णय लिया है कि जो 10 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाएं हैं उस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। तो 10 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाओं का प्रवेश नहीं होगा, ये तो भाई गलत बात है, राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है, समता के अधिकार के विरुद्ध है। तो जब समता के अधिकार के विरुद्ध है तो इसमें जनहित याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई तो मंदिर के प्रबंध ने कहा कि धर्म की आजादी है हमें, आर्टिकल 25। धार्मिक मामलों के प्रबंध की आजादी है, आर्टिकल 26, कि हम अपनी धार्मिक संस्था का प्रबंध अपने धर्म की मान्यता के आधार पर कर सकते हैं। इसके आधार पर हमने निर्णय लिया है। अब उच्चतम न्यायालय के सामने दो समस्या कि वो आर्टिकल 14 को ज्यादा महत्व दे या आर्टिकल 25, 26 को ज्यादा महत्व दे, धर्म की स्वतंत्रता को महत्व दे या समता के अधिकार को महत्व दे। तब उच्चतम न्यायालय ने ऐसा निर्णय संवैधानिक नैतिकता के आधार पर लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के आधार पर लिया। और संवैधानिक नैतिकता का प्रयोग करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि समता का अधिकार वरीयता प्राप्त करेगा, राइट टू इक्वालिटी को वरीयता दी जाएगी, धर्म की स्वतंत्रता को नहीं। इसलिए राइट टू इक्वालिटी प्रिवेल करेगी। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 10 से 50 वर्ष की महिलाओं का प्रवेश मंदिर में रोका नहीं जा सकता। तो न्यायालय ने निर्णय सुनाने में संवैधानिक नैतिकता का प्रयोग किया। इसी तरीके से बहुत सारे मामलों में जो समलैंगिक अधिकारों का प्रतिपादन किया न्यायालय ने, वो भी संवैधानिक नैतिकता का प्रयोग करके किया। ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध लगाया, वो भी संवैधानिक नैतिकता का प्रयोग करते हुए किया। तो न्यायालय ने समय समय पर निर्णयों का प्रतिपादन संवैधानिक नैतिकता के आधार पर किया है। आप ये भी कह सकते हो कि जो केशवानंद भारती का जजमेंट था वो संवैधानिक नैतिकता का पहला केस था, क्योंकि वहां भी आधारभूत ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन न्यायालय ने संविधान की आत्मा, अंतरात्मा और दर्शन के आधार पर ही किया। तो आप कह सकते हो कि वो संवैधानिक नैतिकता का पहला केस था। लेकिन उस समय न्यायालय ने संवैधानिक नैतिकता शब्द को गढ़ा नहीं और संवैधानिक नैतिकता शब्द की व्याख्या नहीं की। लेकिन सबरीमाला के मामले में तो न्यायालय ने इस बात की व्याख्या की। तो आज के संबंध में जो संवैधानिक नैतिकता है वो न्यायिक व्याख्या पर आधारित है। बाकी तो सबकी अलग अलग व्याख्या रही है। सबसे पहले ग्रॉट ने इस संकल्पना का प्रतिपादन किया था, यूनानी चिंतक थे ग्रॉट, उन्होंने दिया था। फिर अलग अलग लोगों ने संवैधानिक नैतिकता को अलग अलग नजरिए से देखा। डॉक्टर अम्बेडकर का नजरिया अलग था, न्यायालय का नजरिया अलग है। तो हमारे लिए न्यायपालिका का नजरिया ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही वर्तमान समय में प्रचलित है। तो लिखो संवैधानिक नैतिकता, लिखो संवैधानिक नैतिकता शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में किया जाता रहा है, भिन्न भिन्न अर्थों में किया जाता रहा है। किंतु इसकी वर्तमान और सर्वमान्य व्याख्या, किंतु इसकी वर्तमान और सर्वमान्य व्याख्या उच्चतम न्यायालय की व्याख्या पर आधारित है, उच्चतम न्यायालय की व्याख्या पर आधारित है। इसके अनुसार जब संविधान के प्रावधानों का पालन, संविधान की आत्मा, अंतरात्मा, सोल, स्पिरिट, जब संविधान के प्रावधानों का पालन संविधान की आत्मा, अंतरात्मा और दर्शन के अनुसार किया जाए तो यह संवैधानिक नैतिकता का पालन सुनिश्चित करेगा। तो इसे संवैधानिक नैतिकता का पालन माना जाएगा।
तो इसे संवैधानिक नैतिकता का पालन माना जाएगा। संविधान की आत्मा, अंतरात्मा और दर्शन। संविधान की आत्मा, अंतरात्मा और दर्शन। उद्देशिका, संविधान की उद्देशिका। मूल अधिकार, उद्देशिका, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों में निहित है। नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों में निहित है। मूल कर्तव्यों में निहित है। इस प्रकार संवैधानिक नैतिकता सामाजिक नैतिकता से भिन्न है। इस प्रकार संवैधानिक नैतिकता सामाजिक नैतिकता से भिन्न है। पैरा चेंज करके लिखो। उच्चतम न्यायालय ने समय समय पर विभिन्न निर्णय देने में, सुनाने में या प्रतिपादन करने में, उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न निर्णय सुनाने में संवैधानिक नैतिकता का प्रयोग किया है। उच्चतम न्यायालय ने समय समय पर विभिन्न निर्णय को सुनाने में संवैधानिक नैतिकता का प्रयोग किया है। जैसे सबरीमाला प्रकरण, सबरीमाला केस, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम स्टेट ऑफ केरल। उसी में लिखो सबरीमाला प्रकरण। आगे इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम स्टेट ऑफ केरल। इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम स्टेट ऑफ केरल के मामले में उच्चतम न्यायालय ने संवैधानिक नैतिकता का प्रयोग किया। संवैधानिक नैतिकता का प्रयोग किया और 10 से 50 वर्ष की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति प्रदान की। 10 से 50 वर्ष की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति प्रदान की। पैरा चेंज करके लिखो। इस मामले में मंदिर प्रबंध के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी। इस मामले में मंदिर प्रबंध के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी जिसके द्वारा 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था। मंदिर प्रबंध का तर्क था कि अनुच्छेद 25 और 26 उसे धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता देते हैं। जबकि उच्चतम न्यायालय ने संवैधानिक नैतिकता के आधार पर अनुच्छेद 14 को वरीयता प्रदान करते हुए, आर्टिकल 14 को वरीयता प्रदान करते हुए संवैधानिक नैतिकता के आधार पर निर्णय सुनाया। इसी प्रकार अन्य मामलों में भी संवैधानिक नैतिकता का प्रयोग किया जाता रहा है। जैसे केशवानंद भारती का मामला, समलैंगिकों के अधिकार का मामला, 3 तलाक पर प्रतिबंध का मामला इत्यादि। इसी के आधार पर न्यायालय आर्टिकल 44 को वरीयता देता रहा है हमेशा। अब आदेश तो दे नहीं सकता, न्यायालय हमेशा सरकार से अपेक्षा करता है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाए। अभी जो वर्तमान मुख्य न्यायमूर्ति हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक 44 लागू नहीं होगा तब तक आर्टिकल 14 का सही तरीके से पालन नहीं हो सकता। तो आर्टिकल 44 को भी इसी आधार पर, संवैधानिक नैतिकता के आधार पर समर्थन मिलता रहा है। तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन की बात और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ पूरे संविधान की बात, और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ पूरे संविधान के सार की बात, यानी संवैधानिक नैतिकता की बात। संविधान का पूरा डिस्कशन खत्म हो गया। इससे ज़्यादा संविधान से क्वेश्चन बनने की संभावना एग्जाम में नहीं होगी। इतना पढ़ लोगे, संविधान से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे प्री या मेन, कुछ भी गलत नहीं होगा और अच्छा करके आओगे। और इस दायरे से बाहर सवाल पूछने की गुंजाइश नहीं होती नॉर्मली। और अगर कोई क्वेश्चन पूछा भी गया तो वो सबके लिए बाहर होगा, कोई नहीं कर पाएगा। क्योंकि जितना क्वेश्चन पूछा जाता है जिस दायरे में, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और संविधान का निर्माण कैसा रहा है, तो कल हम लोग संविधान के ऐतिहासिक विकास और निर्माण की चर्चा करेंगे। और अब तक